हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है लोकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने शुरू की थी हरियाणा जीके की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लेक्चर लग रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कैसी इंफॉर्मेशन है। अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर से जुड़ी हुई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हरियाणा के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और पीक्स। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदियाँ। उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा में उन नदियों से कौन सी नहरें निकलती हैं। उसके बाद उन नहरों में एक नहर है जिसका नाम है सतलुज यमुना लिंक। उसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी लंबे समय का विवाद है। थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो क्या विवाद है, क्या झगड़ा है, करंट सिचुएशन क्या है। इसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे भाई के मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह, ताकि हमारी एक साथ डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो जाएं और साथ में हमें फिजी जो हरियाणा की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, वो सब भी सेक्शन हम साथ साथ कवर कर लें। तो पंचकुला हमारा पहला जिला रहेगा जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखो क्या है। इस टॉपिक को पढ़ने का मेन इंटेंशन क्या है, सबसे पहले हमने देख लिया कि हरियाणा की लोकेशन क्या है। अब लोकेशन पता चलने के बाद हमें पता चल गया भाई हरियाणा कहाँ पे स्थापित है, उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उसके जिले कौन से हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स वगैरह सब चीजें हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा की फिजिकल अगर चीजों को देखा जाए, भौगोलिक अगर बातें करें, तो हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है पहाड़। मान लो पहाड़ है तो हरियाणा में दो इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं। एक है शिवालिक रेंज जो हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है, और दूसरा जो पहाड़ है वो है अरावली, जो काफी पुरानी पर्वत श्रृंखला है दुनिया में, वो हरियाणा के अंदर भी विस्तारित है। तो अगर हम पहले बात करेंगे पहाड़ों की, तो पहाड़ों का पता चल गया, उन पहाड़ों से निकलती नदियां, नदियों का पता चल गया, नदियों से निकलती है नहरें, नहरों का पता चल गया। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उस चीज से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ से लिंक होती है बात। तो हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले लेक्चर को शुरू करते हैं कि हरियाणा में कहाँ कहाँ कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले है शिवालिक रेंज, जो हरियाणा में बेसिकली तो पंचकुला और यमुनानगर में पाई जाती है। उसका थोड़ा बहुत हिस्सा अंबाला के अंतर्गत भी पड़ता है। इसके बाद इस शिवालिक रेंज की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा का जो साउदर्न हिस्सा है उसके अंदर पड़ती है अरावली माउंटेन्स, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसके बाद ये हरियाणा में कहाँ है, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम नाम के जिले के अंतर्गत ये फैली हुई है। इसके अंतर्गत आती है तोशाम की पहाड़ी आती है जो भिवानी में है। उसके बाद आती है डोसी की पहाड़ियां, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान मान सकते हैं, वो डोसी की पहाड़ियां हैं। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान हमने देखा करो, जो पंचकुला के अंतर्गत मोरनी की पहाड़ियों पर स्थापित है। ऐसे ही महेंद्रगढ़ में कुलताजपुर नाम की जगह, उस नारनौल नाम के जिले के अंतर्गत, वहां पे पड़ता है। इसके बाद इंदौरी माउंटेन्स अगर आप देखेंगे तो इंदौरी नाम की एक जगह है, इंदौरी माउंटेन्स पड़ती है नूह नाम के जिले के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। अगर इनको हम मैप्स के अंदर देखेंगे तो ये पंचकुला नाम का जिला है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में कई सारी श्रृंखलाएं हैं जो शिवालिक रेंज की पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, तो भिवानी में यहाँ पड़ती हैं तो शाम की पहाड़ियां। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे महेंद्रगढ़ में है डोसी की पहाड़ियां। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इंदौरी की पहाड़ियां। बाकी इसका जो विस्तार है वो आपको लगभग इतने हिस्से में दिखाई पड़ने वाला है। तो हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत कहाँ पर है टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण हिस्से में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम हिस्से में भी इसका विस्तार है, तो क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो अहमदाबाद से लगभग दिल्ली तक विस्तारित है। आपने ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, सबसे पहले हरियाणा में सबसे लंबी जो नदी हरियाणा की, उसका नाम है यमुना नदी। काफी फेमस नदी है यमुना, पवित्र नदी मानी जाती है। यम देवता, शनि देवता की बहन और सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है यमुना देवी को, यमुना नदी को।
सोर्स जो है हरियाणा में ये प्रवेश करने से पहले जहां से निकलती है वो उत्तराखंड में बंदरपूंछ नाम की जगह है, यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है बेसिकली, वहां से निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर, लेकिन ये हरियाणा में मात्र 320 किलोमीटर ही बहती है। हरियाणा में ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करती है। अभी नदियां देखेंगे तो उसको मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे कहाँ कहाँ कौन सी नदियां बह रही हैं। इसके किनारे जो शहर पड़ते हैं जैसे हरियाणा का यमुनानगर, भारत की राजधानी दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, प्रयागराज जो जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, संगम भी कह देते हैं, वो पड़ते हैं। इसकी जो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें इंपोर्टेंट है सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना, टोन्स इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज में आती है। इसकी सहायक नदियां, जो नदी एक मेन नदी चल रही है उसकी सहायक नदियों में, तो टोन्स इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चंबल ये बाहर जब हरियाणा से क्रॉस कर जाती है उसके बाद चंबल है, ये टोन्स भी हरियाणा से पहले ही इससे मिल जाती है। सिंध, बेतवा, केन और गिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसके ऊपर, सॉरी, गिरी नाम की एक नदी है जिसके ऊपर रेणुका नाम का बांध बनाया जा रहा है। तो रेणुका जी बांध का जो फायदा होगा वो आसपास की कई राज्यों को होने वाला है, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो डैम है तो इसके ऊपर लखवाड़ व्यासी नाम का डैम है जो उत्तराखंड में पाया जाता है। ताजेवाला नाम का बैराज है जो यमुना नदी के ऊपर पाए जाते हैं। ये हरियाणा में एंटर होने वाली जगह भी है ताजेवाला, या इसको पहले ताजेवाला बैराज था, बाद में ये काफी मतलब ये मान लो क्षति की हालत में चला गया था, तो हरियाणा सरकार ने इसको हथनी कुंड नाम का नया बैराज बनाया बाद में 1999 में। इसके बाद ओखला बैराज है जैसे दिल्ली में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हरियाणा के बाद निकलने के बाद आखिर में जो यमुना नदी है वो एक सहायक नदी है। तो आपको ये पता होगा कि यमुना यमुना जो नदी है वो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यमुना नदी से पूछे जा सकते हैं। यमुना नदी को देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जब ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के अंदर जैसे जो हमारे देश में, ये अगर आप समझेंगे तो हरियाणा ये है भारत, अपना प्यारा भारत। इस भारत के अंतर्गत जो आर्य लोग आए थे ऋग्वेदिक काल में, उन्होंने पहले यहाँ पे अपना स्थान बनाया था। लगभग इतने हिस्से में वो भारत में रहे थे जिसका नाम रख दिया था सप्तसेंधव प्रदेश। सात सिंधु नदी के साथ 7 नदियां होती थी, तो उसमें से एक नदी थी सरस्वती, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसे ही झेलम, सॉरी, ऐसे ही सरस्वती नाम की नदी थी जो एक पवित्र नदी मानी जाती थी। अंडरस्टूड। तो ये आप समझेंगे कि सरस्वती नदी को उन्होंने नदी तमा के रूप में जाना है। ऋग्वेद में भी इसको नदी तमा सबसे पवित्र नदी माना है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में गंगा नदी के बाद अगर सब जिस पवित्र नदी को माना जाता है वो सरस्वती नदी है। इसका जो सोर्स है वो हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री नाम की जगह पर प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में सरस्वती नदी के जो अवशेष पाए गए थे वो मुगलावली नाम का एक गांव था, वहां पर इसके अवशेष पाए गए थे। बाद में मुस्तफाबाद नाम की एक जगह पर भी ऐसे ही कुछ अवशेष मिले थे, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने इसका नाम मुगलावली से बदल के सरस्वती नगर रख दिया, जो आज के दिन पॉपुलर हो गया। ऋग्वेद में आपको पता चलेगा इसको नदी तमा के रूप में जाना जाता था। साथ में इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो मारकंडा, जो कुरुक्षेत्र में सनीसा नाम की एक झील है उसके अंतर्गत इससे आगे मिल जाती है। हरियाणा ने एक सरस्वती नदी को दोबारा से, मतलब क्योंकि ये नदी जो है वो विलुप्त हो गई है, तो हरियाणा राज्य ने इसको दोबारा से विलुप्त से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है हरियाणा सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके चेयरपर्सन जो अध्यक्ष हैं वो खुद हरियाणा के सीएम होते हैं, जिसका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये सरस्वती का उद्गम स्थान है आदि बद्री। देखो अब आप देख सकते हैं कि नदी की जगह पे यहाँ पे कुंड ही बचा हुआ है। तो ये वो जगह है, आपको इमेज में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मतलब सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त होगी तो कितना सा मतलब पानी वगैरह बचा हुआ है। तो अब विलुप्त होगी तो अब लगभग कागजों में ज्यादा नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में या बरसाती नदी थोड़ी बहुत चलती है। तो हरियाणा में ये 12मासी नदी अकेली एक ही है जो हमेशा बहती रहती है, वो है यमुना। बाकी लगभग सभी नदियां बरसात के ऊपर निर्भर करती हैं। अगली जो नदी हरियाणा में है वो है हरियाणा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है घग्गर नदी, जिसको पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है, बहुत सारी नदियों के प्राचीन हमें अलग अलग
विस्तार मिलते हैं कि भाई ऋग्वेद के अंदर इस नदी का ये विस्तार पाया गया है, वामन पुराण के अंदर ऐसा पाया गया है, तो उन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो नदियां पहले समुद्र तक पहुंचती थी, ऐसे ऐसे वो बहती थी। तो उस हिसाब से भी कई जगह, अब तो ये विलुप्त हो गई हैं, बहुत सारी नदियां पूरी बह नहीं रही हैं, लेकिन पहले क्या था, ये बहती थी, तो उसके हिसाब से अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो घग्गर नदी है वो सिरमौर नाम का जिला हिमाचल प्रदेश का, उससे डागशाही नाम की जगह है वहां से निकलती है, और हरियाणा के पंचकुला में कालका नाम की जगह से प्रवेश करती है। इसके बाद हनुमानगढ़ नाम की जगह पर ये विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज की देखेंगे तो चोटांग, सरस्वती, कौशल्या, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं जो घग्गर नदी की हैं। इसके ऊपर एक डैम है, जैसे डैम का नाम है ओटू या वीराज डैम है, जो सिरसा नाम के जिले में हरियाणा में पाया जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है जैसे कौशल्या, उस कौशल्या के ऊपर भी एक बैराज या डैम बनाया गया है पंचकुला नाम के जिले में, हरियाणा में। तो कौशल्या डैम भी संबंधित है घग्गर नदी से। इसके बाद क्या है, घग्गर नदी में बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन हो गया था, मतलब बहुत सारी जो फैक्ट्रियां थी उन्होंने अपने अवशेष डाल दिए थे। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं सुओ मोटो, ये टर्म है वैसे कोर्ट वगैरह में यूज की जाती है, सवता संज्ञान लेना। मतलब अगर आप समझेंगे सुओमोटो का क्या है, जैसे अगर आप किसी चीज की शिकायत करे जाए, आप थाने में गए, भाई मैंने ये दिक्कत है या ये आदमी ने ऐसा क्राइम कर दिया, आपने शिकायत की, लेकिन अगर बाई चांस आप शिकायत ही ना करें और खुद ही पुलिस जाए किसी को पकड़ ले, अगर पुलिस को पता चल जाए भी ऐसे ऐसे इसने क्राइम कर दिया, जनरली अब क्या होता है कि जब तक पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कहीं नहीं जाती, कोई कोई ना कोई शिकायत करने वाला चाहिए। लेकिन अगर पुलिस बिना किसी शिकायत के ही किसी के ऊपर किसी को गिरफ्तार कर ले तो उसको कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना, खुद ही किसी चीज के ऊपर एक्शन ले लेना। तो एनजीटी भारत में 2010 में एक ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया था पर्यावरण के लिए, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुओमोटो लेते हुए घग्गर नदी के ऊपर एक, मतलब आप कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब राज्य में बहती है नदी, तो हरियाणा और पंजाब राज्य के ऊपर एक केस स्टार्ट कर दिया था ताकि इसको अच्छे से संभाला जा सके। फिर हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर एक, मतलब एक्शन प्लान भी जारी किया, भाई हम घग्गर नदी को साफ रखने के लिए क्या करने वाले हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ये आपसे पूछ सकता है वाइड नंबर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में बाद में उनके फैसले जो हुए थे वो 2018 में हुआ, उसके बाद हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ज्यादा मतलब सतर्क हुई, उनको ज्यादा फोकस आया कि घग्गर नदी को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है मारकंडा नदी, जिसका पुराना नाम होता था अरुणा। मारकंडा जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नाम की एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है और अंबाला में काड़ा अम नाम की जगह पर हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद आप देखेंगे तो मारकंडा नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे बेगना, रैन, नक्ती, ये मारकंडा की सहायक नदियों के नाम है। ये आखिर में जाके सरस्वती नदी से मिल जाती है, सनीसा नाम की झील हमने देखा था कि मारकंडा जो सनीसा लेक में मिलती है। तो उसके बाद हालांकि अब तो सरस्वती नदी लगभग विलुप्त हो गई है, मारकंडा भी लगभग विलुप्त हो चुकी है, ये पहले ही डिसअपीयर हो जाती है घग्गर नदी तक पहुंचने से पहले ही। तो ये आप मान के चलें कि ये ज्यादातर आपको याद रखने वाली ज्यादा चीजें हैं, आपको लाइव ये चीजें देखने को बहुत कम मिलने वाली हैं। टांगरी या जिसको डांगरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये निकलती है, एक मात्र नदी है हरियाणा की जो हरियाणा से निकलती है, मतलब शिवालिक पर्वत की बात करें तो मोरनी नाम की पहाड़ियां पंचकुला में, वहां से निकलती है टांगरी या डांगरी नदी, और ये ट्रिब्यूटरी है मारकंडा की, ये हमने देख लिया है। इसके बाद एक नदी है, नदी का नाम है चोटांग, जो बहती है पैरेलली सरस्वती नदी के, मतलब पैरेलली बहती थी और सरस्वती नदी मिल जाती थी। इसके बाद सरस्वती जाके मिलती थी घग्गर नदी के अंदर। तो राक्षी नाम की नदी है जिसको द्रसदती के नाम से भी जाना जाता था। शाहपुर नाम की जगह है, लाडवा नाम की जगह है, वहां पे शाहपुर से निकलती है, और लाडवा नाम की जगह है वहां पे चोटांग नाम की नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं, ये तो थी नॉर्थ हरियाणा, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के नॉर्थ से जो नदियां निकल रही हैं। अब हरियाणा में अरावली पर्वत की तरफ से भी 4-5 इंपोर्टेंट नदियां देखो, आप देखेंगे तो हरियाणा का जो ढाल है वो बेसिकली पड़ता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, लेकिन जो साउथ हरियाणा है उसका जो ढाल है, टेरेन है, वो थोड़ा सा उल्टा है, मतलब अपोजिट है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो वहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं। पहली जो सबसे इंपोर्टेंट नदी है, ये सबसे इंपोर्टेंट नदी यही है, साहिबी नदी। तो साहिबी जो नदी है वो बहरोड नाम का एक माउंटेन है, ये पड़ता है राजस्थान में, और ये बहरोड से निकल के उसके बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुड़गांव, गुड़गांव से झज्जर, दिल्ली, ऐसे मतलब
करती हुई नजफगढ़ नाम की झील है दिल्ली में, वहां पे ये गिर जाती है। कई सारी किताबों में ये इंफॉर्मेशन का भी काफी प्रॉब्लम रहती है कि भाई कहीं पे कुछ दे रखा है, तो कई सारी बुक्स में ये दे रखा है कि भाई ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और ऑलमोस्ट में ये दे रखा है कि नजफगढ़ झील में ये समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी है इंदौरी, इंदौर माउंटेन है, वहां से निकलती है। अब हमने इंदौर माउंटेन, जैसे इंदौरी की पहाड़ी देखी थी हमने नूह में, तो वहां से निकलती है और बाद में साहिबी नाम की नदी से जाके मिल जाती है। दोहान नाम की भी ऐसे एक नदी है, वो भी साहिबी की सहायक नदी। तो इन सब में इंपॉर्टेंट नदी है साहिबी। इसके बाद एक नदी है कृष्णावती नदी। जैसे दोहान और कृष्णावती ये दोनों एक ही जगह है, राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, तो नाम भी जबरदस्त है नीम का थाना। तो नीम का थाना नाम की जगह से निकलती है कृष्णावती नदी और दोहान नदी दोनों, और बाद में जाके कृष्णावती तो नीम का थाना से निकल के डिसअपियर हो जाती है महेंद्रगढ़, कहीं पे इसको रेवाड़ी तक गया हुआ बताते हैं, किसी को कोई इसको झज्जर तक बता देते हैं, लेकिन जनरली किताबों में दिया हुआ है कि ये महेंद्रगढ़ जो जिला है वहां पे मतलब समाप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। देखो ये है हरियाणा की नदियों के मैप। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो नदी है वो हमने देखी यमुना नदी। ये यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में बह रही है। ये है हथनी कुंड बैराज, और यहाँ पे भी एक बैराज है जैसे ओखला बैराज। यहाँ पे इस यमुना नदी के बिल्कुल साथ साथ में एक नहर बह रही है जिसका नाम है वेस्ट यमुना कैनाल। एक और नहर है इसके साथ ही जिसका नाम है ईस्ट यमुना कैनाल। जब अपनी नहरें देखेंगे तो समझेंगे। साथ में इसके बाद इंपॉर्टेंट नदी है जैसे घग्गर, डागसाई से निकलती है, उसके बाद कालका के नजदीक पंचकुला में प्रवेश करती है। पंचकुला के बाद ये जाती है SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, उसके बाद अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद ये ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र में बिल्कुल नहीं जा रही है। उसके बाद ये जाती है कैथल में, कैथल के बाद ये जींद में प्रवेश नहीं करी। उसके बाद फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बाद सिरसा, इसमें सिरसा में डैम बनाया गया जिसको O2 डैम या वीराज बांध कह सकते हैं। और फिर इसके बाद हनुमानगढ़ नाम की जगह है राजस्थान में जहां पे ये विलुप्त हो जाती है। घग्गर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और लगभग आधी पंजाब में बहती है और आधी हरियाणा के अंदर बहती है। इसके बाद ऐसी इंपॉर्टेंट नदी है सरस्वती। तो सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी का सोर्स है। इसके बाद आदि बद्री नाम की जगह यमुनानगर में, वहां से प्रवेश कर रही है। उसके बाद यमुनानगर से ये आती है अंबाड़ा के अंदर, अंबाड़ा से कैथल के अंदर, और कैथल से फिर ये पंजाब में जाके सरस्वती नाम की नदी घग्गर नदी से मिल जाती है। हालांकि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो मिलती थी पहले ये मानते हैं कि यहाँ से ये कनेक्ट होती थी। घग्गर जो काफी लंबी नदी बताई जाती थी कि ये नदी पहले जाती थी मतलब अरेबियन सी में गिरती थी। और अब ये है इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है ऐसी नदी जो जमीन पर ही समाप्त हो जाए। तो हरियाणा की कौन सी नदी है जो इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है? ऑलमोस्ट नदियां हैं जो हरियाणा की इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है, क्योंकि अंत स्थलीय अपवा कह देते हैं, स्थल में ही अपवा जिस नदी का हो जाए। तो घग्गर नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कौशल्या, इसकी एक सहायक नदी है कौशल्या, जिसके ऊपर कौशल्या नाम का बांध बनाया हुआ है पंचकुला में, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नदी है चोटांग। अब ये सरस्वती नदी ये पैरेलल बह रही है और बाद में जाके सरस्वती नदी से मिलके ये सारी की सारी मिल जाती थी कहाँ पे? सरस्वती नदी से घग्गर नदी में। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है, नदी का नाम है मारकंडा। तो मारकंडा नाम की नदी यहाँ से निकली। उसके बाद हरियाणा में काला अम्ब नाम की जगह है, वहां से प्रवेश किया। उसके बाद फिर जाके ये भी सरस्वती नदी मिल गई। इस मारकंडा की सहायक नदी का नाम था टांगरी। ऐसे ही चोटांग नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है राक्षी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उत्तर अगर हरियाणा का आ जाए तो उत्तर हरियाणा में जो शिवालिक रेंज से निकलती हैं वे नदियां हैं। दक्षिण हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है साहिबी नदी, और ये निकली यहाँ से बहरोड माउंटेन से। इसके बाद ये रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव, गुड़गांव से होते हुए नजफगढ़ झील तक चली जाती है। इसकी सहायक नदी जैसे इंदौरी, ये आपने देख ली। साथ में नीम का थाना से नदी निकल रही है कृष्णावती और दोहन। दोहन जो नदी है वो साहिबी नदी मिल जाती है, और कृष्णावती नदी विलुप्त हो जा रही है, मतलब पूरी जगह तक अपने डेस्टिनेशन किसी जगह पे मिल नहीं रही, ना किसी की ट्रिब्यूटरी है। मसानी नाम का बैराज है जो साहिबी नाम की नदी पर बनाया हुआ है रेवाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यमुना जो नदी है वो हसनपुर नाम की जगह है पलवल नाम के जिले में, वहां से क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में चली जाती। तो H4 हथनी कुंड से शुरू होती है और H4 हसनपुर पे समाप्त हो जाती है यमुना नदी। इसके बाद हरियाणा में अगली बात करें तो हरियाणा की नहरें। हरियाणा में सिंचाई का एक काफी बड़ा सोर्स है। वैसे हरियाणा में सिंचाई जो होती है वो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होती है।
उसके बाद जो हरियाणा में सिंचाई हो रही है वो हो रही है नहरों से। तो हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट जो कैनाल है उसका नाम है वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो हरियाणा की सबसे पुरानी कैनाल मानी जाती है, सबसे लंबी कैनाल है, और ये ओल्ड मुगल कैनाल के नाम से भी जानी जाती है। इस कैनाल का निर्माण ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के काल में बनी हुई है, और उसके बाद इसका रिनोवेशन, इसको दोबारा से इसकी मुरम्मत करवाने का जो काम था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था 1335 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद इसका जो अगेन रिनोवेशन दोबारा से, फिर इसमें बहुत सारा रेत जमा हो गया था तो बहनी बंद हो गई थी, तो इसके अंदर दोबारा से बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में GR ब्लेन नाम के इंपॉर्टेंट इंजीनियर थे, जिन्होंने 1817 ईस्वी में इसको दोबारा से जीर्णोद्धार किया, इसका रिनोवेशन किया। स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है वो ताजेवाला नाम का बैराज है यमुनानगर में। अब तो इसका नाम हथनी कुंड बैराज है, जो बाद में 1999 में बनाया गया, वहां से ये निकलती है। और इसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांचेज, जिसमें सबसे लंबी ब्रांच का नाम है सिरसा ब्रांच, जो इसकी सबसे लंबी ब्रांच है, और हासी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, जींद ब्रांच, मुनक कैनाल, जैसे मुनक कैनाल से दिल्ली को जो भाई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है सबसे ज्यादा मुनक कैनाल से होता है, ऐसे दिल्ली ब्रांच। इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो 3226 किलोमीटर है, काफी लंबी कैनाल ये पाई जाती है हरियाणा में। इसके बाद इसी यमुना नदी से एक कैनाल निकालती जाती है जिसका नाम है आगरा कैनाल या गुड़गांव कैनाल कहते हैं। ये यमुना नदी से निकलती है ओखला बैराज के पास, और गुड़गांव, साथ में फरीदाबाद और पलवल नाम के जिलों में ये पानी प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा में ट्यूबवेल जो है वो सबसे मेन सोर्स है सिंचाई का। 51.12% जो सिंचाई होती है हरियाणा में वो ट्यूबवेल से करवाई जाती है। इसके बाद हरियाणा में जो काफी बड़ा हिस्सा है 48.36% जो जमीन है वो कैनाल्स के द्वारा सिंचित होती है। हरियाणा में जो अगली कैनाल है उसका नाम है भाखड़ा कैनाल, और भाखड़ा कैनाल भाखड़ा डैम से निकली है। भाखड़ा बांध के जो आर्किटेक्चर माना जाता है वो चौधरी छोटूराम जो हरियाणा के ही थे उनको माना जाता है। इसके बाद ये हरियाणा में टोहाना नाम की जगह है फतेहाबाद नाम के जिले में, वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद हिसार, सिरसा, ये सब इससे मतलब पानी प्राप्त करती है इस नहर से, तो इंपॉर्टेंट नहर है। टोहाना को हरियाणा में सिटी ऑफ कैनाल्स के रूप में भी जाना जाता है, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी रतिया, रोड़ी, बरवाड़ा कई ब्रांचेज में ये बटी हुई है। इसके बाद कुछ कैनाल और हैं जो भाखड़ा कैनाल से निकलती हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट कैनाल है जिसका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल, जिसको भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत बनाया गया है। तो इसका दूसरा नाम कई बार आ जाता है, क्या है और कहाँ से निकलती है। ऐसे एक कैनाल है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कैनाल। इस कैनाल का भी शुरुआत होती है भाखड़ा कैनाल से, और भाखड़ा कैनाल के बाद ये मेनली बनाई गई थी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पानी प्रोवाइड करने के लिए। हरियाणा में अगली जो इंपॉर्टेंट कैनाल है उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो हरीके नाम के बैराज से निकलती है। ये हरीके बैराज पड़ता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जो मतलब वहां पे पंजाब पड़ता है मेनली, ब्यास और सतलुज नदी का जो संगम है वहां पे एक बैराज है हरीके बैराज, वहां से भारत की सबसे लंबी कैनाल निकलती है जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल, और ये सिरसा के कुछ हिस्से को टच करके निकलती है। मैप में देखेंगे कहाँ से ये जारी है। इसके बाद हरियाणा में एक डिस्प्यूट है हरियाणा और पंजाब का जिसका नाम है सतलुज यमुना लिंक। 1976 ईस्वी में बेसिकली ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। झगड़ा क्या था, अगर आप देखेंगे तो हरियाणा राज्य 1966 ईस्वी में अलग हुआ था पंजाब से, और हरियाणा के अलावा पंजाब में जब हम संयुक्त राज्य होते थे तो आप ये बात देखेंगे कि ब्यास और सतलुज नदी का जो पानी था वो 3 राज्यों में बटाया गया था। एक राज्य था जिसका नाम था राजस्थान, एक राज्य था पंजाब, और एक राज्य था जम्मू कश्मीर। जो पंजाब राज्य था उसको लगभग 7.5 MAF राज्य मतलब जिले जो पानी मिला था टोटल पानी का वो 7.5 MAF माइल हेक्टेयर, माइल एकड़ फिट कह सकते हैं, सॉरी माइल एकड़ फिट नाम की जो यूनिट होती है पानी को मापने की, वो पानी मिला था। बाद में हरियाणा ने जब अलग हुआ हरियाणा 1966 में, तो हमने अपना पानी मांगा भाई कि ये पानी हमें दीजिए। तो पहले तो पंजाब सरकार ने उस पर ज्यादा कोई विचार किया नहीं। उसके बाद जब हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात की तो केंद्र सरकार ने एक नहर के लिए बात की जिस नहर का नाम था सतलुज यमुना लिंक। सतलुज नाम की मतलब जो नदी है भारत की, वहां से और वेस्टर्न यमुना कैनाल में बेसिकली आके टच होगी, जिसकी लंबाई होनी थी 214 किलोमीटर, जो 122 किलोमीटर बनाई जानी थी पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में, बाकी जो बची हुई है वो बनाई नहीं थी।
इसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1982 में हरियाणा में, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके हरियाणा ने अपना पूरा 92 किलोमीटर का एरिया कवर करके उसको बना दिया। लेकिन पंजाब सरकार ने इसको नहीं बनाया। उसके कई रीजन रहे। पहले तो सरकार ही नहीं चाहती थी ऐसा करने की, बाद में फिर भाई जैसे मतलब केंद्र सरकार ने जब जबरदस्ती से स्टार्ट करवाया तो वहाँ पे कई आर्किटेक्चर वगैरह की मौत होगी। आपस में हरियाणा पंजाब का भी मतलब एक तरीके से युद्ध सा हो गया था, एक दूसरे को चिड़ा मतलब चिड़ सा मानने लगे थे भाई क्या, मतलब एक दूसरे को मारना पीटना, कई सारी हत्याएं आपस में की गई इस कैनाल की वजह से। और भी कई रीजन मतलब माने जाते हैं। तो 2004 में पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल। इस बिल में था कि भाई हमने जो भी किसी के साथ एग्रीमेंट किया था वे सब के सब एग्रीमेंट हम समाप्त करते हैं, खारिज करते हैं, हम उनको नहीं मानने वाले। 2016 में एक और बिल पास किया हरियाणा मतलब पंजाब सरकार ने। बिल का नाम था SYL कैनाल रिहेबिलिटेशन एंड रिवेस्टिंग बिल। मतलब इसका मतलब ये था कि जितनी भी पंजाब सरकार ने पहले इस का नहर का निर्माण शुरू करवाया था तो बहुत सारी जमीन एक्वायर की गई थी। उस जमीन को एक्वायर करने के बाद 2016 में पंजाब सरकार ने वो सभी की सभी जमीन बिना किसी पैसे के उसी मालिक को वापस दे दी जहां से उन्होंने ली थी। तो ये इन सब चीजों के ऊपर जैसे 2004 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मतलब जब पंजाब सरकार ऐसा कर रही थी तो हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था भाई 1 साल का समय दिया था 2002 में कि आप इसको पूरा करो। तो 2004 में पंजाब सरकार ने एग्रीमेंट पास कर दिया कि हम तो भाई कोई भी हमने एक्ट पास कर रखा है, कोई भी बिल था तो हम उसको नहीं मानते, कोई भी हमने संधि कर रखी थी हम उसको नहीं देने वाले पानी। तो बाद में फिर हरियाणा सरकार के और पंजाब सरकार के इस झगड़े को देखते हुए बात प्रेसिडेंट के पास गई थी। तो प्रेसिडेंट ने एक सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो बिल पास किया है ये टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल, क्या ये ठीक है? तो उस बिल के ऊपर काफी झगड़ा हुआ था। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब स्टेटमेंट दिया था कि भाई ऐसा नहीं कर सकती पंजाब सरकार, और 2016 का जो बिल था इसको भी असंवैधानिक घोषित किया गया था। अभी हरियाणा और पंजाब के 2020 में सीएम की बैठक करवाई गई, हालांकि वो भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तो इसका देखो क्या रहता है अभी, मतलब ये मामला अभी भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस इमेज के अंदर दिखाया देखो, ये है भाखड़ा डैम और ये है नांगल डैम। इस नांगल डैम के पास से यहाँ से कैनाल निकलनी थी। ये पंजाब का एरिया है जो अब तक ये नहर पूरी नहीं हुई है, डॉटेड लाइन है। और ये हरियाणा का जो एरिया है वो एरिया है जो मिलने वाली है वेस्टर्न यमुना कैनाल। देखो यमुना कैनाल, ये वेस्टर्न यमुना कैनाल है जिसमें मिलने वाली है। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। ये मुद्दा है मेनली, और अभी भी काफी इसके ऊपर मतलब बहस का विषय है, और अपने आप में देखो इसका क्या शॉर्ट आउट होता है। इसके बाद हरियाणा में जो मैप्स है सतलुज यमुना लिंक के अलावा ब्यास रावी और जो मेन कैनाल नेटवर्क है आप वो देख सकते हैं। जैसे हरियाणा ने उन मतलब जो भी कैनाल्स आती हैं उसमें बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो हरियाणा के अलावा जो नॉर्थ इंडिया की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इंडस रिवर सिस्टम है वहां से प्राप्त किया हुआ है। तो हरियाणा में जैसे ये है भाखड़ा मेन लाइन है, ये हरियाणा के एरिया से होते हुए गुजर रही है। ऐसे ही ये वेस्टर्न यमुना कैनाल है जिसकी अलग अलग ब्रांचेज जा रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आगरा और गुड़गांव जो नहरें हैं वे तो हरियाणा के लगभग एरिया में ये फैली हुई है। ये SYL को भी इसमें साथ में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे ये हरीके बैराज से ये नहर है जो इंदिरा गांधी कैनाल के रूप में जानी जा रही है। तो हरियाणा के थोड़े से हिस्से को टच करके जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा में मैप जो है कैनाल्स का वो कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो बात हम करें तो हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है पंचकुला। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। देखो पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया गया था 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। उसके बाद पंचकुला को ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला के साथ मिलाए कहते हैं। इसको सोलर सिटी ऑफ चंडीगढ़ भी कहा जाता है। इसमें एक शहर बनना था जिसका नाम था नैनो सिटी। भारत में सबीर भाटिया नाम के एक आदमी हैं, उन्होंने हॉटमेल स्थापित किया था। तो उन्होंने एक सिटी और मतलब प्रस्तावित की थी हरियाणा सरकार को जिसका नाम होना था नैनो सिटी। उसके लिए जमीन एक्वायर करनी थी रायपुर रानी नाम की जगह पर। तो रायपुर रानी नाम की जगह को नैनो सिटी के रूप में जाना जाता है पंचकुला में। इसके बाद पंचकुला में 2 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, कालका और पंचकुला। 3 तहसीलें हैं, पंचकुला कालका रायपुर रानी के नाम से। इसके बाद इसका नाम जो पड़ा है
ऐसा माना जाता है संस्कृत में होती है। पंच मतलब 5 और कुला मतलब नहरें, तो नहरों के नाम से पंचकुला का नाम 5 नहरों के नाम से पड़ा हुआ है। ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तो उन्होंने काफी समय यहाँ पर पिंजौर नाम की जगह, जिसको पंचपुरा के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे बिताया था। और इसका ही करप्टेड जो बाद में नाम चेंज हो गया बना, उसका नाम पड़ गया पिंजौर। ये गुप्ता डायनेस्टी के कुछ यहाँ पे सिक्के पाए गए हैं, उससे भी इसका नाम पता चलता है कि मतलब पंचकुला होता था और भाई पंचकुला में गुप्त वंश जो था, गुप्त साम्राज्य था, वो फैला हुआ था। इसके बाद चौहान रूलर्स ने इस पे मतलब कब्जा किया था, तो उनका एक हमें इंस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी लेख पाया मिलता है। इसके बाद ये मुस्लिम्स के हाथ में गया है। 1192 ईस्वी की जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद ये मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया। इसके बाद एक महिला है जिसका नाम है अरुणा असफ अली या अरुणा असफ गांगुली, जिसको भारत रत्न दिया गया था। हरियाणा की पहली महिला जिसको भारत रत्न दिया गया। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये इनका फोटो है। इसके बाद हरियाणा में कालका से शिमला तक एक ट्रेन चलती है जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं, वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है, पंचकुला से चलती है। इसके बाद हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की जो फैक्ट्री है वो पिंजौर पंचकुला में स्थापित है। मतलब पंचकुला के अंदर और इम्पोर्टेंट कौन सा प्लेस है देखने के लिए, तो माता मनसा देवी का मंदिर है, जो हिंदू देवी मतलब हिंदुओं की देवी माता मनसा देवी के लिए मतलब समर्पित है। इसके बाद आप देख पा रहे होगे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है भीमा देवी टेम्पल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम था, उन्होंने यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है हांडी स्टोन नाम का एक इंस्क्रिप्शन है, जो 1167 AD का है। इसमें बताया गया कि जो इसका नाम था पहले पंचपुरा होता था, बाद में इसी का नाम इसी मंदिर के नाम से भीमानगर भी जाना गया। उसके बाद इसका नाम पिंजौर के नाम से जाना जाता है। इसी में पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पे ही अपना अज्ञातवास बिताया था, कुछ हिस्सा मतलब उसका पूरे का नहीं, कुछ हिस्सा उन्होंने बिताया था। इसके बाद इसको खजुराहो कहा जाता है उत्तर भारत का। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक पार्क है, गार्डन कह सकते हैं। औरंगजेब के टाइम पे एक आर्किटेक्चर होता था, उनके सौतेले भाई थे जिनका नाम था फिदाई खान, जिन्होंने एक पिंजौर में एक गार्डन बनाया था जो मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। बाद में पटियाला के राजा होते थे महाराजा यादविंदर सिंह, ठीक है, उन्होंने इसको दोबारा से, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, तो काफी खराब हालत हो गई थी, इन्होंने इसको दोबारा से ठीक करवाया। इसी के नाम से इनका नाम जो पड़ा है वो यादविंद्र गार्डन पड़ा हुआ है। इसको नंदनवन, उत्तर भारत का नंदनवन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप अपने आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्क है। इसका ये फोटो साथ में दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। पंचकुला में एक गार्डन भी है जो कैक्टस गार्डन है पंचकुला में, इसका नाम है नेशनल कैक्टस एंड सक्युलेंट बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट गार्डन है। ये माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जिसमें 2500-2500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इसका एक फोटो है, आप देख के थोड़ा सा इसे याद रखने में थोड़ी आसानी रहती है कि अच्छा ऐसा ऐसा टाइप सी की चीज हमने देखी थी, उससे थोड़ा सा मदद मिलती है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट है कि भाई काली देवी मंदिर है जिसके नाम पे कालका का नाम रखा हुआ है काली माता के नाम पे, तो काली माता मंदिर है जिसका फोटो साथ में दिया हुआ। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई चीज़ बतानी है अपनी, आप जरूर बता सकते हैं। अगर हम आगे से इसको जरूर कोशिश करेंगे, सुधार करेंगे। इसके बाद इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू।